नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 का जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर था उसमें पेपर नंबर 1 को देखेंगे। तो जैसे विगत वर्षों में कुल क्वेश्चनों की संख्या टोटल क्वेश्चन नंबर 8 होते हैं और जो एक तरीके से एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रत्येक खंड से कम 2 क्वेश्चन हमें अटेंड करने होते हैं। देखिए ये दिया गया है, देयर आर टोटल 8 क्वेश्चन और आंसर 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच सेक्शन। तो ये एक तरीके से 2 में से किसी हर एक सेक्शन में से कम 2 हमें करने होते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 था वो था कि डिस्क्राइब द वेरियस एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी, अर्थात उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र का वर्णित करें। तो 15 नंबर क्वेश्चन तो एक तरीके से सिंपल है, अभी हम बता देंगे आपको रिसोर्स कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी उसी से कोरिलेट करते हुए है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन डिटेल्स अफेक्टिंग दीज जोन्स फॉर लो प्रोडक्शन इन रेफरेंस टू प्रिंसिपल पल्स एंड ऑयल सीड्स, अर्थात इन जोनों में ये जो डिफरेंट जोन पाए जाते हैं वहाँ पे ऑयल सीड्स और पल्स का प्रोडक्शन कम क्यों होता है, अर्थात उत्पादन को ये कैसे प्रभावित होता है उसके बारे में देना है। एंड थर्ड जो क्वेश्चन था, 1 हेक्टेयर धान की रोपाई हेतु नर्सरी प्रबंधन का वर्णन, अर्थात डिस्क्राइब नर्सरी मैनेजमेंट फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर ऑफ पैडी एंड एस्टिमेट द कास्ट ऑफ नर्सरी प्रोडक्शन एज्यूमिंग नर्सरी डाटा। तो ये एक तरीके से अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को देखें तो ये यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी कोई भी बुकलेट अगर आप ले लेंगे तो उस बुकलेट में बड़े ही डीपली इसको डिस्क्राइब किया गया है, नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में और उनके हर एक जोन के बारे में स्पेसिफिक क्या कौन सी क्रॉप अच्छी होती क्या, तो इस सब के बारे में डिटेल्स में दिया गया है। तो वहाँ से ये आपको बहुत अच्छा सोर्स मिल जाता है विथ फिगर। अगर जिसने इसको लिखा होगा, यहाँ हम बस उत्तर प्रदेश के फिगर बना के और उसके जो 9 क्लाइमेटिक जोन है अगर उनको अच्छे से डिस्क्राइब कर दें तो अच्छा खासा नंबर। और उसके बाद 1 हेक्टेयर नर्सरी, तो जाहिर सी बात है कोई भी बेसिक बुक हो वहाँ पे हमें इसके बारे में मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो था, व्हाट इज सॉइल। अब ये सिंपल है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, तो वो इंटरमीडिएट से ही सॉइल क्या है उसके बारे में पढ़ता आता है। एंड राइट द डिटेल्स द वेरियस टाइप ऑफ सॉइल जोन वाइज, अर्थात मृदाओं के क्षेत्रवार विस्तार में लिखिए। तो इसके बारे में क्लासिफिकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, अर्थात प्रॉब्लमेटिक सॉइल समस्याग्रस्त मृदाएं क्या होती हैं, जैसे एल्कलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल, सैलाइन सॉइल, तो ये सभी। तो क्लासीफाई देम एंड सजेस्ट रिक्लेमेशन प्रोसीजर फॉर ईच वन, उनको क्लासिफिकेशन करना है जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं और उनके मीजर्स के बारे में। एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस काजेज ऑफ सॉइल इरोजन एंड मीजर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, सॉइल इरोजन क्या होता है और उसको ओवरकम करने के प्रभाव के बारे में। तो ये भी एक सेकंड क्वेश्चन बड़े आसानी से कोई भी कर सकता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। सिंपल है, क्रॉप रोटेशन क्या है। डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप फॉर मेंटेनिंग गुड सॉइल हेल्थ, अर्थात जो हमारी लेग्यूम क्रॉप होती है उनका क्या रोल होता है सॉइल हेल्थ में। तो जाहिर सी बात है राइजोबियम फिक्सेशन ऑफ डिफरेंट टाइप के हमारे लेग्यूम क्रॉप्स हैं और हर एक का अपना अपना होता है, कितना नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, कुछ डाटा इस तरीके से हम दे के एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, सजेस्ट वीड्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर राइस, वीट, शुगर केन एंड पिजन पी। तो वीट क्रॉप से ऑलरेडी मैंने इसको तो पब्लिकली वीडियो भी अच्छा डिटेल्स में हमने उपलब्ध कराया है, वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब देखिए हमें इस 4 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन में से केवल मैक्सिमम 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 4 के 4 क्वेश्चन कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट अटेंड कर सकता है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, साइलेंट फीचर ऑफ डिफरेंट अवेलेबल बायो फर्टिलाइजर। अब डिफरेंट अवेलेबल बायो फर्टिलाइजर ऑलरेडी मैंने अरुण कात्यायन के ग्रुप में इसको डाला है। जो हमारे बायो फर्टिलाइजर हैं, राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं,
उसके अलावा हम कह सकते हैं कि माइकोराजिया डिफरेंट हमारे हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिनका हम यूजेज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड ड्राई लैंड फार्मिंग ये अलग है। तो ड्राई लैंड फार्मिंग और इनके बारे में डिटेल्स में ये भी आपका डायरेक्ट जो है एक तरीके से अरुण कात्यायन में मिल जाएगा, वहाँ अरुण कात्यायन जी की बुक में दिया गया है। नेक्स्ट वन डिस्कस प्लांटिंग एंड रैटून मैनेजमेंट इन व्हीट शुगर केन रैटून क्रॉपिंग अंडर मैकेनाइज फार्मिंग। तो मैकेनाइज फार्मिंग अगर करनी है तो व्हीट शुगर केन रैटून क्रॉपिंग में तो हम कैसे, तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन एक अच्छा आंसर यहाँ भी दिया जा सकता है। तो 4 क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट बड़े आसानी से कर सकता है। बस मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट एज एग्रीकल्चर को ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो उनको ये पेपर उपलब्ध रहेगा, तो उसके आधार पर वो अपना एक तरीके से देख सकते हैं, अपना निर्णय डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें एग्रीकल्चर ऑप्शनल में रखना चाहिए। अगर रखना चाहिए क्यों, क्योंकि जनरली वो पढ़ते हैं। एंड इसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर इन्हांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कहेंगे कि रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अर्थात कृषि उत्पादन बढ़ाने में ग्रामीण विकास परियोजनाएं। अब ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो भी परियोजनाएं हैं जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, तो जाहिर सी बात है अगर ये सभी इम्प्रूव होंगे, रूरल डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात उत्पादन बढ़ेगा, मैकेनाइजेशन होगा, ये सभी चीज़ें। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्रूट मार्केटिंग। फ्रूट मार्केटिंग अर्थात मार्केटिंग, तो फ्रूट मार्केटिंग क्या है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ फ्रूट मार्केटिंग, अर्थात इसके लिए तो डायरेक्ट ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स। एंड एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती, डायरेक्ट ये आपका अरुण कात्यायन में है। और कोऑपरेटिव फार्मिंग की क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है, तो इसके बारे में हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन फार्म मैकेनाइजेशन रोल ऑफ दीज इक्विपमेंट एंड देयर यूजेज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो ये थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन हम सब भी जब लिखते थे एग्रीकल्चर ऑप्शनल को किताबों से पढ़ के, तो फिर ये नहीं, लेकिन जब एग्रीकल्चर में जॉब करते हुए जब हमें डिफरेंट टाइप की योजनाएं, अब इसमें आपको 2-3 योजनाएं जैसे फार्म इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट योजना चल रही है, फार्म मशीनरी बैंक है, फार्म मैकेनाइज, इस तरीके से डिफरेंट ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जैसे सोलर पंप योजना, तो ये सभी क्या है मैकेनाइजेशन से ही। तो ये एक तरीके से उसका जब एग्जाम्पल देंगे मुझे जो लगता है कि अच्छे नंबर मिलेंगे वहाँ, क्योंकि वैसे तो हम एग्रीकल्चर फार्म मैकेनाइजेशन क्या होता है इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे, लेकिन इसमें क्या इक्विपमेंट हैं जैसे पैडी स्ट्रा चीफर, पैडी स्ट्रा, हैप्पी सीडर्स, ड्रम सीडर्स, ये डिफरेंट हमारे जो इक्विपमेंट हैं और इन सभी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेके और फिर इनका क्या हो सकता है अगर लिखा जाए तो एक अच्छा नंबर मिल सकता है। एंड जीरो टिलेज मशीन, देखो जीरो टिलेज मशीन के ऑलरेडी बात कर ही दी गई। व्हाट इज इंपॉर्टेंस एंड यूज इन राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम, इनका राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम में क्या जीरो टिलेज का इंपॉर्टेंस है। एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट, अगर फार्म मैकेनाइजेशन कर दिया जाएगा तो रूरल एम्प्लॉयमेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट में इसके जो इम्पैक्ट हैं वो बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों हो सकते हैं। अगर नए इक्विपमेंट आएंगे तो उसको एक तरीके से चलाने के लिए, एक तरीके से ऑपरेट करने के लिए हमें नए लोगों की आवश्यकता होगी जो उसको ऑपरेट कर सकें। जीरो टिलेज है या हैप्पी सीडर या जो भी हैं, तो एक तरीके से वहाँ रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन मैकेनाइजेशन का एक तरीके से कर सकते हैं कि जो काम हमारी मशीन 10 लोगों का काम एक ही मशीन कर देगी तो अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहने का मतलब ये दोनों हमें यहाँ पे जो है डिस्कस करना है, तो दोनों अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो दोनों लिखा जाएगा तो एक अच्छा नंबर लिखने के मिलने के चांसेस बन जाते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन है रिव्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र एंड चैलेंज फेस्ड टूवर्ड ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन रूरल लाइफ्स, अर्थात ये रूरल लाइफ के प्रॉस्पेरिटी में एक तरीके से इनमें क्या खुशहाली में क्या एक तरीके से चैलेंजेस आ रहे हैं केवीके के, और केवीके का क्या रोल है। तो जाहिर सी बात है केवीके रिसर्च है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग है,
डिफरेंट टाइप के हमारा केवीके का योगदान एग्रीकल्चर में होता है। जो भी कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है वो और अच्छा, थोड़ा सा अगर उसकी साइड से और थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छा लिख सकते हैं। राइट व्हाट इज द मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन एक्सटेंशन प्रोग्राम, राइट डिटेल्स। तो डायरेक्ट इस सिलेबस में है, वहाँ से आपको मिल एक तरीके से फ्लो कहेंगे कि आप किस प्रकार युवा कृषकों को आरेख की मदद से ताजमूल प्रारंभ होने पर सिंचाई करने के संपूर्ण विवरण से प्रशिक्षित करेंगे। अर्थात क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो हमारी इरिगेशन की होती है जनरली ये वीट क्रॉप में या अदर्स, तो कैसे हम उनको किसानों मतलब जो युवा हैं उनको हम कैसे प्रशिक्षित करेंगे, तो उसके बारे में एक तरीके से ये जो एक्सटेंशन का ये टॉपिक यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर बी जो है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग। डायरेक्ट आपका अरुण का तयन में है, मैंने भी डाला है जहाँ तक फार्म प्लानिंग और बजटिंग क्या होता है। हाउ विल यू यूज द प्रिंसिपल ऑफ फार्म मैनेजमेंट, ऑलरेडी मैंने चैनल पर उपलब्ध कराया, फॉर इम्प्रूविंग प्रॉफिट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। कई बार ये देखिए करंट अफेयर्स में मैंने ऑलरेडी उपलब्ध कराया है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार ने क्यों लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, एंड क्या उसका ऑब्जेक्टिव था और क्या वो ऑब्जेक्टिव एक तरीके से, तो व्हाट मच इट इज यूजफुल एंड एक्सेप्टेबल इन फार्मिंग कम्युनिटी, और इसकी क्या उपयोगिता है और क्या स्वीकार्यता है, क्या किसानों को लाभ हो रहा है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से, क्या इसका यूटिलाइजेशन है किसानों के बीच, इन सब के बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत थी। एंड नेक्स्ट ऑन जो क्वेश्चन था, डिस्कस द प्रोग्राम एंड इम्पैक्ट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। तो जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हैं उनका क्या इम्पैक्ट, उनके जो प्रोग्राम के बारे में एक तरीके से समीक्षा करनी थी। तो ये 8 क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो थे बहुत ही अच्छे थे, बड़े अच्छे तरीके से इनके आंसर लिखे जा सकते हैं। थोड़ा बहुत कैसे हमें लिखना है इसके बारे में अगर नॉलेज हो तो एक बीएससी एजी स्टूडेंट एग्रीकल्चर को एज ए ऑप्शनल लेके बड़े अच्छे से लिख सकता है, क्योंकि उसने लगभग सभी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब नर्सरी कैसे लगानी है 1 हेक्टेयर में, उसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे निकालना है, वो ऑलरेडी हाई स्कूल से ही पढ़ता हुआ आता है कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे निकाली जाती है। तो चलिए ये सभी प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या है, सॉइल इरोजन क्या है, इन सभी के बारे में तो उम्मीद है सभी को पसंद आया होगा। इसका कुछ लोगों का भी कमेंट आएगा कि PDF कैसे मिलेगी, तो इसके PDF के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा जो भी टीम है उसके द्वारा, और साथ ही साथ चैनल पे भी आपको इसका लिंक टेलीग्राम का उपलब्ध है, और वैसे भी सर्च करेंगे इस चैनल के नाम से तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये इसका जो PDF है वह वहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, और जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स अदर भी जो भी जानकारी रहती हैं उसमें ग्रुप में शेयर की जाती रहती हैं जो भी टीम है।